Hello everyone, welcome here. Today we will talk about Bohr's atomic model. प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था, उससे रिलेटेड ग्राफ्स भी देख लिए थे। आज अपन बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। इसके अंदर बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे अपने, जिनको उसने आगे जाके प्रूव भी किया था। और बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड किस पर है? ये जनरली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही एप्लीकेबल होता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही अप्लाई होता है। जैसे हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस आयन हो गया, लिथियम 2+ हो गया। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जिन एटम्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उन पे। ठीक है, बात करते हैं बोर्स के पोस्टुलेट्स की। सबसे पहला पोस्टुलेट बोर का, अकॉर्डिंग टू बोर्स atomic model, an atom contains equal number of protons and electrons, therefore atom is neutral। अपन ने पहले ही बात की थी, ये कोई एक एटम अपने पास, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी वजह से एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है एक। और जैसे यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव कर देते हैं, तभी तो जैसे ये हीलियम था, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इस पे चार्ज आ गया। बट एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की। इसके अंदर बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस नोन एज ऑर्बिट्स और शेल। बोर ने क्या बोला? जैसे ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो एक फिक्स रेडियस की डिस्टेंस में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। और जिस रेडियस में, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर ये रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको उसने नाम दिया शेल। ठीक है, ये भी शेल है। इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इनकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वो भी इसने आगे जाके एक्सप्लेन किया, उसके बारे में भी देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की। थर्ड थर्ड बोर ने क्या बोला? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, ये एक अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये चारों ओर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करेगा, तब जो इन सेंटर की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो किसकी वजह से होगा? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी है। आर डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे से, ये आर रेडियस से, न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो उसको अपन, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 मतलब चार्ज, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज ले लिया, तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? ZE। तो यहाँ पे ZE। और ये चार्ज चार्ज सेकंड है, ये किसका चार्ज ले लेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि क्या है अपने पास? E अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, KZE² अपॉन आर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन करने के लिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लिखा है ये मैंने, देख लेना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर। इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ? KZE² अपॉन आर स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ ना मैं? ठीक है, ये अपना हो गया थर्ड। बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। इसके अंदर बोर ने क्या बोला था? आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स,
मतलब जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके चारों ओर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकती है, इनफाइनाइट शेल्स हो सकती है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो आउट ऑफ दोज infinite possible orbits, electron can only be present in those orbits in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, बात करते हैं इसने क्या बोला। जैसे ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना लिया अपन ने। न्यूक्लियस के चारों ओर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, और इन इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट के अंदर, किस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो उसने बताया। वो उसके एंगुलर मोमेंटम से पता चलता है इलेक्ट्रॉन के, और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल। यहाँ पे देखना, आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, मतलब ये यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स है। ये मैंने मान लिया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, और किस में होगा, प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम, मतलब उस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन। तो यहाँ पे पहले बात आ गई एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले अपन को सबसे पहले समझना होगा मोमेंटम होता क्या है। ये फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, जब भी कोई ये एक पार्टिकल ये ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा होगा, लीनियर मोशन शो कर रहा होगा, तो इसके मास और इसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसी को अपन नाम देते हैं मोमेंटम। ठीक है, और अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो जो काम यहाँ पे मोमेंटम कर रहा था वही यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम करेगा। ये एक कोई सर्किल है, ठीक है, और ये इसके अंदर ये मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, ये कोई भी पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय ये किस डिस्टेंस पे घूम रहा है, आर डिस्टेंस पे। तो जो काम यहाँ पे मोमेंटम कर रहा था वही यहाँ पे सर्किल के केस में क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि ये एक फिक्स डिस्टेंस पे एक आर रेडियस के सर्किल पे ये घूम रहा है चारों ओर पार्टिकल। तो उस घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन का, और रेडियस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी आर इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, जिस शेल का एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बात आती है एन का, एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, और इंटीग्रल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट शेल है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो एन एच अपॉन 2 पाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एन की वैल्यू 1 है तो एच अपॉन 2 पाई। सेकेंड सेल में 2h/2 पाई, थर्ड में 3h/3 पाई, फोर्थ में 4h/2 पाई। कर सकता हूँ ऐसे। ये बात हुई अपनी एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ और, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, मतलब बोर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। मतलब बोर ने क्या बोला, जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड। मतलब वो हमेशा, सॉरी, क्वांटाइज्ड होगा मतलब वो हमेशा एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में ही चलता रहेगा। जैसे एच अपॉन 2 पाई, फिर आ गया 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 3 पाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक लास्ट पोस्टुलेट की, जिसमें इसने ये बोला था, एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी अपने ऑर्बिट के अंदर, तो वो ना ही अपनी एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, एंड देयर, यहाँ पे देयर फॉर, एंड देयरफॉर और दीज ऑर्बिट्स आर, इसीलिए इन ऑर्बिट्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना ही तो अपनी, जब रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट में, तो ना ही अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, ना ही एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, मतलब लूज करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे मैं दो केस ले रहा हूँ, ये मेरा N1, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है N2, ये थर्ड सेल है N3, ये फोर्थ सेल है N4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था N1 के अंदर, इसको यहाँ से कोई एनर्जी मिली, कोई फोटोन आया, इससे टकराया और इसको हाइयर स्टेट में एक्साइट कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन N4 में चला जाएगा, ठीक है, तो अपने आप तो जाएगा नहीं, जो ये एनर्जी आई इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही ये गया है। तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी यहाँ पे इसकी, मेरे को पूछ ले कि एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तो वो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मतलब उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो कैसे पता चलेगा, इस शेल की एनर्जी और इस शेल की एनर्जी, इसको मैं मान लू E1, E2, सॉरी E2, और इसको मान लू E1, तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगी मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब, E2 माइनस E1। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से देखना, ये था, ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसको कोई एनर्जी मिली और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हाइयर स्टेट में चला गया। ये उसकी हाइयर स्टेट है, मान लो E2, ये मैंने मान ली E1। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी बतानी है, तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी क्या क्या होगी, जितनी एनर्जी इसको यहाँ पे पहुंचने के लिए चाहिए थी, वो एनर्जी इसको मिली इस फोटोन से, तभी तो ये यहाँ पे गया। तो इस एनर्जी में से इस एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तब मेरे को पता चल जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, हाइयर स्टेट माइनस लोअर स्टेट एनर्जी को कर दूंगा। और वहीं मेरे पास अगर ये फिर से मान लो, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे किसी एक एक्साइटेड स्टेट में था, और वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आया, मतलब फोर्थ स्टेट में था, फोर्थ सब सेल में था, फोर्थ ऑर्बिट में था, और वो वहां से आया फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल के अंदर। तो वो ऐसे तो आएगा नहीं, ये हाइयर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, तो हाइयर से लोअर में आने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट की होगी। ठीक है, और वो एनर्जी अपन को बतानी है कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट करेगा, तब यहाँ पे आएगा, तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इमिटेड एनर्जी इज इक्वल्स टू, उसकी थी कितनी, ये, तो मैं यहाँ पे ई फोर्थ, मतलब फोर्थ शेल की एनर्जी, और वो किस में आ गया, फर्स्ट शेल के अंदर,
तो मैं फर्स्ट शेल की एनर्जी को फोर्थ शेल की एनर्जी में से माइनस कर दूंगा फर्स्ट। तो अपने पास क्या आ जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी इमिट की थी वो अपन को पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे एनर्जी का, तो दोनों का सेम फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का। एनर्जी डिफरेंस ई, हाइयर स्टेट में से लोअर स्टेट को माइनस करेंगे तब अपने पास एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे अगर अपन एब्जॉर्ब करते हैं तो लेमडा एब्जॉर्ब आ जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ने किसी फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर हाइयर स्टेट में गया है, और अगर वहीं वो अगर हाइयर से लोअर में आया है तो एनर्जी इमिट करके आया है, तो यहाँ पे लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इमिटेड। ठीक है, यहीं पे इसकी होती है एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे डायग्राम से ये यहाँ पे बनाया हुआ है अपने पास, ये कोई हाइयर एनर्जी लेवल था, ये लोअर एनर्जी था। यहाँ पे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हाइयर स्टेट में चला गया। तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो हाइयर माइनस लोअर शेल की एनर्जी को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब अपने पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी। और फिर से अपने पास यहाँ पे हाइयर एनर्जी लेवल है जिसको अपन ने E2 ले लिया, यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल है जिसको अपन ने E1 ले लिया। यहाँ से ये कोई इलेक्ट्रॉन था, वो हाइयर से लोअर स्टेट में आया है, हाइयर शेल से लोअर शेल के अंदर आया है, तो एनर्जी इमिट करके आया है। और वो इमिटेड एनर्जी किसके इक्वल होगी, जब इलेक्ट्रॉन हाइयर स्टेट में था तब उसकी कितनी एनर्जी थी और अब कितनी एनर्जी बची है उसके पास, इन दोनों का डिफरेंस ही अपन को बता देगा कि कितनी एनर्जी उसने इमिट की है। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पे एनर्जी की। इसके बाद में अपन देखेंगे बोर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। बोर ने कुछ फॉर्मूलाज दी थी, कुछ डेरिवेशंस, वो देखेंगे। तो बोर ने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था रेडियस ऑफ रेडियस का, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे रेडियस की। ये कोई अपने पास एक एटम था, एटम के चारों ओर बोर ने क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन है, वो घूमता है एक फिक्स ऑर्बिट, फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में घूमता है। तो वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तो इसकी जो रेडियस होगी ये आर, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये अपन को बताई थी बोर ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, मैंने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है वो बोर के nth ऑर्बिट के अंदर है, उसकी रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले अपने पास एक, पहले अपने एक फॉर्मूला देखा था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और उससे क्या आता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अपने पास एक इक्वेशन तो थी ये, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी मेरे पास थी, दूसरा बोर ने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, इसके इक्वल होता है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से मैं v की वैल्यू निकालूंगा और v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। यहां से पहले v की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे v और r दोनों है, तो अपन को पहले एक r को अपन को निकालना है, तो r को साइड में करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू, सॉरी, v की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, तो ये r इधर चला जाएगा, m भी इधर चला जाएगा। तो वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये ऊपर से नीचे आ गया। अब जो मेरे को ये वेलोसिटी मिली है, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, हाँ, पुट इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मैंने v की वैल्यू निकाल ली वेलोसिटी की, इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो m एज इट इज, v की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एन एच
अपॉन 2 पाई m r, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्योंकि एम वी स्क्वायर है, अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तब मैं इसको तो इन दोनों को ले लेता हूँ, एम अपॉन आर मल्टीप्लाई, अब इन सब के स्क्वायर ले लेता हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्या उड़ा सकते हैं अपन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, अपने पास बचा आर, आर को भेज देंगे इधर, और इस के जेड ई स्क्वायर को भेज देंगे इधर। तो यहां से आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, ये एम एम गया, ठीक है, तो यहाँ से एन स्क्वायर अपॉन, सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसा। तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम, इसका मास इलेक्ट्रॉन का, के जेड ई स्क्वायर, ये अपने पास आया रेडियस का फॉर्मूला। अब बात आती है इसे याद कैसे रखें फॉर्मूले को। तो याद अपन को नहीं रखना है, ये अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करेंगे तब अपने पास हो जाएगी, लेकिन अपन को इसको एक दो बार देखना है। जैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। अब इनके अंदर एक चीज और देखते हैं अपन, वो क्या होगी, यहीं पे वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला या रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का, और वो क्या था अपने पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यूज क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एच की। जो यहाँ पे एच है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपन को पता है 6.6 इंटू 10⁻³ फिर आता है एम, पाई की वैल्यू पता है 3.14 या 22/7, यहाँ पे आता है एम, एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। उसके बाद में ये यहाँ पे के बारे में पहले भी मैंने बताया था थर्ड फोर्थ वीडियो के अंदर, ये होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट वो क्या होती है, 9.1 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, यहाँ पे ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अपन को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में एक कॉमन चीज देखना है इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो कांस्टेंट है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और उन कांस्टेंट को अपन हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एन है, ये तो वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, और ऐसे कर करके एन सेल तक किसी में भी हो सकता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और
ये भी कांस्टेंट। ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या चेंज क्या हो सकते हैं इस फॉर्मूले में, एक तो एन चेंज हो सकता है, एक इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ एन स्क्वायर को और जेड को हटा दो, तो मेरे पास वो फॉर्मूला क्या आएगा रेडियस का। रेडियस ऑफ एनथ शेल इज इक्वल्स टू 50.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और अपन को पता ही है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला आया। मैं इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, अब मेरे को ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखो तो आर, मेरे को रेशियो बताना हो तो अगर रेडियस का रेशियो बताना हो तो R1/R2 इज इक्वल्स टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे N² अपॉन Z होता है, तो यहाँ पे ये वाला Z ऊपर चला जाएगा Z2। प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेके अगर दो का रेशियो पूछा हो मेरे को तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने अभी इतनी देर में क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा रेडियस का फॉर्मूला, वो होता है R इज इक्वल्स टू N²H² अपॉन 4 पाई² M⁻K Z⁸ और जब मैं इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करता हूँ तब मेरे पास रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का जो फॉर्मूला आता है रेडियस का, वो हो जाता है मेरे पास 0.529 मल्टीप्लाई N² अपॉन Z के इक्वल आ जाता है, किसमें एंगस्ट्रॉम यूनिट के अंदर। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो किसके इक्वल हो जाएगी, N² अपॉन Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेके अगर मुझे किसी दो का रेशियो पूछ ले तो R1/R2 इज इक्वल्स टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1। मैं ये करना भी जानता हूँ। ठीक है, इसके बाद में एक बात करते हैं पर छोटे से एग्जाम्पल की। जैसे मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे एक मेरे पास है हीलियम एटम है, एक मेरे पास है लिथियम 2+ आयन। ठीक है, एक हीलियम आयन है, एक लिथियम 2+ आयन है। अब मेरे को क्या दे रखा है, जो हीलियम की ये थर्ड शेल होगी, ठीक है, उसकी मेरे को रेडियस दे रखी है R। पूछा क्या है, सेकंड सेल की, लिथियम के सेकंड शेल की रेडियस क्या होगी। और बोर्स एटॉमिक मॉडल किस पे एप्लीकेबल होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम पे। और ये दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम्स ही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, H लाइक एटम। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोपोर्शनलिटी को काम में लेके इनका रेशियो ले लूंगा, R रेडियस ऑफ हीलियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ लिथियम आयन। और इसमें सबसे पहले N1 का स्क्वायर, N क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड सेल सेकंड सेल, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई Z। इसका एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का, 2, तो Z2, सॉरी ये यहाँ पे ये नीचे आता है तो 2, और इसका क्या हो जाएगा 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तब क्या आएगा 27/8। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, R लिथियम इज इक्वल्स टू 8/27 मल्टीप्लाई R। ये कैसे है, हीलियम की रेडियस मेरे को दे रखी है R है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर भेज दूं, 27 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8R अपॉन 27, यही तो आया ना।
बात खत्म। और अब बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पेज पे चलता है। ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर अगर अपन दो केस लेते हैं। इन फर्स्ट केस वी टेक z एज कांस्टेंट, मतलब अपन ने z को कांस्टेंट रखा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट के अंदर। अब मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया है। तो ये और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं इसको के लिख दूं कांस्टेंट। तो ये रेडियस इज इक्वल्स टू के एन स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लाइन सीधी नहीं बनी, यहाँ पे अगर अपन को पूछ ले ग्राफ किस किस के बीच में, एन के बीच में। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। और रेडियस के बीच में अगर ग्राफ पूछ ले तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे पूछा है आर और एन के बीच में, ये एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये k कांस्टेंट, यहाँ पे x पे क्या है? n है, और यहाँ पे n स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। तो अपने पास इक्वेशन क्या है? के एक्स स्क्वायर। और के एक्स स्क्वायर आ जाए तो अपन को पता है ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। तो ये ग्राफ और जिसकी पावर छोटी उसकी तरफ ग्राफ मुड़ जाएगा, ये पैराबोला। ठीक है। और वहीं मेरे को ग्राफ पूछ ले अगर, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, रेडियस और नंबर ऑफ सेल्स के स्क्वायर के बीच के अंदर अगर मेरे को ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ कैसा बनेगा? वही सेम फॉर्मूला, आर एन एथ इज इक्वल्स टू के एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन एक्स पे क्या है? एन स्क्वायर ही है, तो इसको एक्स है। तो ये वाई इज इक्वल्स टू के एक्स। और ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये वही हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी और स्ट्रेट लाइन होगी, और इसकी स्लोप होगी, वो होगी। स्लोप क्या होती है? x का कोफिशियंट। और यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू क्या थी? ये थी। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि अगर इसकी स्लोप मेरे से पूछे तो इसकी स्लोप हो जाएगी 0.529 अपॉन जेड। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर अगर अपन को दिया हुआ हो कि अगर अपन एन कांस्टेंट लेते हैं, एन कांस्टेंट ले लिया, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। जनरली तो ये फॉर्मूला होता है, बट अगर यहाँ पे एन स्क्वायर को भी कांस्टेंट ले लिया तो ये पूरी एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? आर एन एफ इज इक्वल्स टू के वन अपॉन जेड। ये कांस्टेंट है और ये वन अपॉन जेड बच गया। अब अपन को ग्राफ इन दो के बीच में अगर दिया हुआ हो कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, तो उसमें ग्राफ कौन सा बनेगा? y, यहाँ पे y पे अगर r दी हुई हो और यहाँ पे z दिया हुआ हो, तो r और z के बीच में ग्राफ कौन सा बनेगा? ये k वन अपॉन x। ये z है, ये z x डायरेक्शन में, तो अपन ने ये x ले लिया, तो वन अपॉन x। और इनवर्स रिलेशन कोई सा भी हो, ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर अपन को रिलेशन इनवर्स दिया हुआ हो तो ग्राफ कौन सा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बन गया। और वहीं अगर मेरे को पूछ ले
आर रेडियस और 1/z के बीच में ग्राफ, तो कैसा बनेगा? आर इज इक्वल्स टू के 1/z। ये तो होता है फॉर्मूला, ये कांस्टेंट और ये 1/z, इन दो के भी, इसके बीच में और इसके बीच में अपन को ग्राफ बताना है। तो ये x पे, ये y पे, तो मैं यहाँ पे ले लूँ y इज इक्वल्स टू के और ये x, क्योंकि 1/z दिया हुआ ना तो मैंने इसको x ले लिया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? सेम वही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अब बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, मतलब ये कोई एक न्यूक्लियस है, ये इसके चारों ओर एक ऑर्बिट है, कोई nth ऑर्बिट है, और इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो उस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो अपन को बतानी है। तो सबसे पहले मेरे को एक फॉर्मूला पता है, क्या? वही सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, mv² अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या है मेरे पास? mv² इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा मेरे पास एक फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम वाला, वो क्या था? mv r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अब मैं यहां से r की वैल्यू निकाल लूंगा और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? r की वैल्यू निकालूंगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, और ये mv इधर नीचे चला जाएगा, तो mv, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? mv² इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, ये तो एज इट इज, आर की जगह क्या आएगा? एन एच, ये एन एच अपॉन में ये वैल्यू है, ये वापस फिर से ऊपर चली जाएगी, तो 2 पाई एम वी, ये वैल्यू आई। वी से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये एम यहाँ नीचे चला गया, तो v इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन एन एच, ये मेरे पास वैल्यू आई। अब सॉरी, ये यहाँ पे एन एच और ये एम, और ये 2 पाई एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या होगा? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज कांस्टेंट है वो देखनी है अपन को, उन सब की अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास आएगी v इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन, क्योंकि ये जेड और एन वेरिएबल है, तो ये अपने पास फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का, और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड में आएगा ये अपने पास। ठीक है, अब यहां से मेरे पास आ गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। तो क्या मैं इसको जेड अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको वेलोसिटी को किसके प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ? जेड अपॉन एन के प्रोपोर्शनल हो सकती है वेलोसिटी। और अगर मेरे को दो वेलोसिटी का रेशियो दे रखा हो तो मैं प्रोपोर्शनलिटी काम में लेके कैसे लिख सकता हूँ? v1/v2 के रेशियो को, ये यहाँ पे z1, v1 का z1 अपॉन n1, v2 का z2 और n2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v1/v2 इज इक्वल्स टू z1/z2 इंटू n1 n2 अपॉन n1।
अगर मेरे को रेशियो पूछा हो तो। ठीक है, ये क्लियर है इतना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड ग्राफ्स की। तो इससे रिलेटेड ग्राफ्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, अगर अपन को z कांस्टेंट दिया हुआ हो या कीपिंग z कांस्टेंट, z को अगर अपन कांस्टेंट लेते हैं तो वेलोसिटी और n के बीच का ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे ये n। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? 2.188 इंटू 10⁻6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। और एक चीज और, इसमें अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे 10⁸ आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू मेरे को कांस्टेंट दिख रही है, और यहाँ पे बोला क्या हुआ है, z को भी कांस्टेंट लेना है, इसको भी कांस्टेंट ले लिया। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी n के। और इनवर्स रेशियो आते ही अपन ग्राफ को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ बनेगा। और अगर मेरे को वेलोसिटी और 1/n के बीच का रेशियो पूछा हो, सॉरी ग्राफ पूछा हो, तो क्या हो जाएगा? सेम यही, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये 1/n है, और इस ये एज इट इज पूछा है 1/n, तो ये x एक्सिस पे मैंने इसको x ले लिया, तो kx, ये वही स्ट्रेट लाइन। तो अपना ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में बात करते हैं, अगर अपन को n कांस्टेंट रखना हो तो कीपिंग n कांस्टेंट, n कांस्टेंट रखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेंगे? ये ग्राफ है किसके बीच में? z और वेलोसिटी के बीच में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसको। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू n अपॉन z। यही होता है ना, या z अपॉन n होता है? z अपॉन n होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी में अगर अपन को n कांस्टेंट लेना हो तो ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया, और ये बचा अपने पास z। ठीक है, तो अगर इसके बीच में ग्राफ पूछा है तो y इज इक्वल्स टू k x स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये कोई भी अपने पास, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, इसकी रेडियस क्या होगी? तो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास क्या आया? n² h² अपॉन 4 π² m k z e², जिसमें से ये वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट। हर कांस्टेंट की वैल्यू होती थी, अपन ने देखी भी थी वैल्यू। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा? 0.529 इंटू ये n² अपॉन z, ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये रेडियस का आया था। ये कांस्टेंट है, तो मैं रेडियस को किसके प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ? n²/z। अगर मेरे को रेशियो पूछे रेडियस का तो n1 का स्क्वायर अपॉन z1 इंटू ये r2 है, तो r2 का नीचे n2 का स्क्वायर, ये z। तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई z2 अपॉन z1। ये मेरे पास आया रेडियस का।
इसके बाद में अपन ने देखा था वेलोसिटी के बारे में, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अपन कैसे देखते थे? वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास आया था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। इसका अपन ने डेरिवेशन देखा था। इसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या है? सॉरी, अब इसके अंदर अपने पास कांस्टेंट क्या क्या है? ये सारी वैल्यू और ये एच, ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट। हर कांस्टेंट की अपन को वैल्यू पता है इसकी, और जो वो जब वो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आएगा 2.188 × 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। ये अपने पास फॉर्मूला आता है मीटर पर सेकंड के अंदर। अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? 2.188 × 10⁸ ये कैसे हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं वेलोसिटी को किसके प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ? जेड अपॉन एन के इक्वल। अगर मेरे को वेलोसिटी का रेशियो पूछा हो तो v1/v2। v1 क्या होता है? z1/z n1 इंटू v2 क्या होता है? z2/n2 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? v1/v2 इज इक्वल्स टू z1/z2 इंटू n2/n1। इनके बीच के अपन ने ग्राफ देख लिए थे, v z और n के बीच के। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स की, टाइम पीरियड की। मतलब जो ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ये किस डिस्टेंस पे कर रहा था, कितनी रेडियस थी, वो अपन ने देख ली। वेलोसिटी देख ली। अब इसको एक ये राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, और वो क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं, द टाइम टेकन टू एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट टू किसके चारों ओर? न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये छोटी क्लासों में सबको पता होगा, पढ़ा होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम इधर चला गया, वेलोसिटी इधर आ गई। और अब टाइम पीरियड का फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू पुट करें तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये इलेक्ट्रॉन? इसके चारों ओर घूमेगा तो इसकी ये सरकमफ्रेंस पे घूमेगा। और एक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अगर चक्कर काटता है तो इलेक्ट्रॉन की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो और यहाँ पे इस शेल की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई आर। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, उसने इतनी डिस्टेंस कवर की होगी। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की अपन को वैल्यूज भी पता है और फॉर्मूला भी पता है, अभी अपन ने पहले देखा था। तो इस यहाँ पे पुट करता है 2 पाई आर अपॉन वी, वेलोसिटी। आर का पता है, वी का पता है, तो पुट करते हैं यहाँ पे 2 पाई। आर का क्या था? 0.529 इंटू, ये एंगस्ट्रोम में थी, तो इसको अगर अपन मीटर में ले लेते हैं, मीटर में 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये मीटर में हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में n² बाई जेड, ये बात हुई किसकी? आर की। अपॉन में वी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने निकाला था 2.188 × 10⁶ मीटर। और ये दोनों वैल्यू सेम हो गई मीटर मीटर में। और z बाई एन। ठीक है,
तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन जब कैलकुलेट करते हैं तब अपने पास आता है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड। ये एन ऊपर चला जाएगा, ये जेड नीचे आ जाएगा, तो ये एन क्यूब हो जाएगा, ये जेड नीचे आ जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ये उतना काम नहीं आता लेकिन अपन निकाल सकते हैं उसे टाइम। ठीक है, अपन को ध्यान क्या रखना है, प्रोपोर्शनलिटी। ये कांस्टेंट है सब, तो ये टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन क्यूब अपॉन जेड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, सॉरी, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन क्यूब अपॉन जेड। यही दो वेरिएबल थे जो चेंज हो सकता है। तो यहाँ से अगर मेरे को टाइम पीरियड कंपेयर करवा ले तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट करके, इन दोनों का रेशियो T1 की वैल्यू क्या होगी, N1 का क्यूब अपॉन Z1 का स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, मल्टीप्लाई T2 का क्या लिख सकता हूँ, N2 का क्यूब अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा तो Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब इंटू Z1 का स्क्वायर, सॉरी Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब इसके बाद में अपन एक छोटी सी टर्म की और बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का अपन को पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, किसके होती है, टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की सेकंड भी तो यही, सॉरी, ऐसा यूनिट भी तो यही होती है ना, हर्ट्ज और पर सेकंड। तो यहाँ पे ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहाँ पे मैं ये टी की लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो टी का अपने पास क्या था, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो एन क्यूब जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जेड स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है अपने पास, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अगर मेरे को दो फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ ले, कंपेयर करवा ले, तो मैं कैसे लिख दूंगा, Z1 का स्क्वायर अपॉन N1 का क्यूब इंटू फ्रीक्वेंसी 2 का Z2 का स्क्वायर N2 का क्यूब। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, F1 अपॉन F2, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल्स टू Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इंटू N1 N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का, सॉरी यहाँ पे क्यूब होता है ना, N का N क्यूब। ये अपने पास फ्रीक्वेंसी का आ गया। इनके अपन अब ग्राफ भी निकाल के देख सकते हैं, अपन को पता है। ठीक है, और अब इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और फिर बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।